दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 27 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आप देखेंगे यमन पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, पोर्ट एयरपोर्ट सब तबाह, फाइटर जेट भी राख होने की खबर। गजा सीजफायर डील पर हमास के ऑफिशियल ने दी जानकारी। इजराइल ने लगाए 3 नए अड़ंगे, लेकिन उम्मीद बाकी। फलस्तीनी जर्नलिस्ट ने दी हिला देने वाली जानकारी। नॉर्थ गजा में सड़कों पर पड़ी हैं बॉडी, कंकाल पर चल रहे हैं लोग। लेबनान में जहां जहां से निकल रही इजरायली फौज हर चीज करके जा रही तबाह। और सीरिया में अपना स्टील डोम तैनात कर सकता है तुर्की। दमिश्क की हिफाजत के बहाने अपना रौब जमाना चाहते हैं एर्दोगन। ये थी कुछ सुर्खियां, खबरें से कहीं ज्यादा होंगी। यमन की खबर आज सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इसको हम तफसील से और कई सोर्सेस से दिखाएंगे, लिहाजा हमने इसे बाद में रखा है ताकि जो अकेली अकेली खबरें हैं वो एक एक खबर जो है वो आपको पहले बता दी जाए, लेकिन सारी अहम है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है लेबनान के अलमायदीन के पास कि अब फ़लस्तीनी लीडर्स ने सीज फायर की प्रोग्रेस के बारे में और वहां आ रही अड़चनों के बारे में कुछ बातें खोलकर रखी हैं। ये कहा गया है कि कतर और मिस्र के जो लोग इस बातचीत में शामिल हैं, तमाम नेगोशिएटर्स जो शामिल हैं, वो सब लोगों की मदद से बातचीत आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस है। बट ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, अड़ंगे लगा रखे हैं, बैरियर्स लगा रखे हैं इजराइल ने। कुछ बैरियर्स, एक तो सबसे बड़ा है फिलाडेल्फी कॉरिडोर का, कि सरहद जो मिस्र से मिलती है वो हमारे इख्तियार में रहेगी, इजरायली फौज कह रही है। हम नहीं जाने देंगे, वरना ये फिर से रीइक्विप हो जाएंगे, इनके पास फिर से हथियार आ जाएंगे गजा वालों के पास। दूसरी शर्त यह है कि जो सजा याफ्ता लोग बंद हैं फ़लस्तीनी इजरायली जेलों में, ख़ास तौर से वो जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली है और बड़े संगीन इल्ज़ामों में मिली है, उन्हें इजराइल छोड़ना नहीं चाहता। हमास ने उन्हें छोड़ने को कहा है। तीसरी बात, आईडीएफ पहले फेज में गजा से नहीं निकलेगी, सेंट्रल गजा से भी नहीं निकलेगी, जैसा कि शर्त में पहले तय हो चुका था। तो ये कुछ अड़ंगे हैं जो आईडीएफ ने या इजराइल ने लगा रखे हैं। देखते हैं इसे कैसे पार पाती है हमास और बाकी लोगों की टीम। एक रिपोर्ट है जिसे मैंने पढ़ा तो मैं हिल गया। एक फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट हैं, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जानकारी दी। इनका नाम इस्लाम बदर है। इन्होंने हड्डियां कपा देने वाली गवाही दी है और ये लिखा हुआ है कि गवाही दी है और ये बताया है कि जो सर्वाइवर्स भागे हैं नॉर्दर्न गजा से, उन्होंने ये बताया है कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस उनके साथ क्या कर रही हैं। ये फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट को लोगों से जानकारी मिली, कुछ लोगों ने शहादत दी, गवाही दी। उनकी गवाहियों पर एक रिपोर्ट इन्होंने दी है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ गजा में 80 दिन से जो जुल्म हो रहे हैं उसकी हकीकत तो दुनिया तक आ ही नहीं पाई। गजा स्ट्रिप में यहाँ वहाँ बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। आवारा कुत्ते फ़लस्तीनियों की लाशों को खा रहे हैं। सिविल डिफेंस के लोग वहां तक जा नहीं पा रहे। अभी रुकिएगा, इसकी ग्राफिक प्लेट में लिखा है लास्ट अपडेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न गजा। कॉप्सेस स्प्रेड इन द स्ट्रीट्स, जिस्म बेजान जिस्म सड़कों पर गलियों पर पड़े हुए हैं। आवारा कुत्ते उन्हें नोच रहे हैं। पीपल वॉक अबव स्केलेटन्स, और जो लोग हैं वो स्केलेटन्स के ऊपर यानी कंकालों के ऊपर चल रहे हैं। यानी इतने दिनों तक बॉडीज पड़ी रहती हैं या कुत्ते उन्हें नोच कर खा जाते हैं कि उनकी सिर्फ हड्डी बचती है, और उन हड्डियों पर लोग चल रहे हैं, क्योंकि जहां पैर रखो वहां कोई ना कोई पड़ा हुआ है। अननोन प्लेसेस ड्यू टू मैसिव डिस्ट्रक्शन। अननोन प्लेसेस जिनके बारे में आप लोग जानते भी नहीं, इनको भी नहीं पता वहां पर क्या मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है और क्या क्या है पता नहीं। इस्लाम बदर के हवाले से खबर दी गई है। सर, मैंने पढ़ा तो हिल गया मैं। बहुत लंबी रिपोर्ट है ये। अल जज़ीरा पैलेस्टाइन ने एक खबर दी है कि अल अब्दा हॉस्पिटल जो है वहाँ भी, और वहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स के एक रोबोटिक टैंक ने या रोबोट्स ने ही जाकर ब्लास्ट किया। ये रोबोट्स भेजते हैं रिमोट से ताकि इनके फौजी भी नहीं मरे और वो आराम से घुस भी जाए अंदर। रोबोट्स भेजा गए, टैंक शेप में रोबोट्स होते हैं, कुछ और शेप में भी होते हैं। इन्हें भेजा गया और इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर धमाका किया। इसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर और 6 मेडिकल स्टाफ जख्मी हुए हैं। क्या ये वॉर क्राइम में नहीं आता है? अस्पतालों के अंदर और अस्पतालों के स्टाफ पर हमला करना।
लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और हम सब कुछ देख रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं। हम फिलिस्तीन के लोगों की तरह हम कुछ नहीं कर सकते। हम पूछ नहीं सकते। वो जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज की बातें सुबह शाम तक करते हैं, क्या है ये? क्या है ये? इसे जेनोसाइड कह दिया जाए तो आपको तकलीफ, इसे नस्लकुशी कह दिया जाए, एथनिक क्लेंजिंग कह दिया जाए तो आपको तकलीफ, इसे वॉर क्राइम कह दिया जाए तो आपको तकलीफ। क्या है ये है क्या? कोई नहीं बताएगा। एक फिलिस्तीनी औरत तांगे पर जा रही है। फोटो दिखा रहा हूं, बस फोटो, स्क्रीनशॉट। एक पैर इजरायली हमले में वो गवा चुकी है, उल्टा पैर है उसका सलामत। एक बच्ची गोद में है, दूसरा बच्चा बराबर में बैठा हुआ है। तांगा चलाकर अपनी पूरी जिंदगी की घर और गृहस्थी उस तांगे पर लेकर जा रही है और कहती हुई जा रही है, मेरी तस्वीर लो और पूरी दुनिया को भेजो। टेक पिक्चर्स एंड सेंड टू द वर्ल्ड। एन एल्डरली पैलेस्टीनियन। अब ये औरत के बच्चे हैं या इसके पोती पोता हैं पता नहीं, मुझे तो उम्रों में बड़ा फासला लग रहा है जी। पोती नातिन वगैरह होंगे क्योंकि एक जवान औरत साथ में चल रही है। ये बुजुर्ग औरत कह रही है कि मेरी तस्वीर लेके दुनिया को भेज दो। इसका पैर इजरायली हमलों में इसने गवा दिया और अब इसको आईडीएफ ने सीधी धमकी दी है कि आप यहां से निकल जाओ। बेतहनून खाली करवाया जा रहा है अब लोगों से। बेतहनून इलाका नॉर्थ गजा का, वहां तबाही मचेगी। इजरायली मिलिट्री ने इन्हें बेघर एक बार फिर से कर दिया है। एक खूबसूरत बहन, हमारी फिलिस्तीनी बहन, इजरायली जेल से आज़ाद हुई। उसका दुल्हन की तरह इस्तकबाल हुआ, उसको गुलाब दिए गए, उसके लोग वेलकम में खड़े हुए थे। ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आई ऑन पैलेस्टाइन को इसका क्रेडिट देता हूँ। और शाहिद आबिदा हैं, ये 9 महीने जेल में गुजारने के बाद आज़ाद हुई हैं। सोचिए इन्होंने क्या किया होगा। कोई सवाल किया होगा। सवाल ही तो जेल की सज़ा पाने के लिए ज़रूरी है। खूबसूरत बहन ये लौटी है फिलिस्तीनी अपने घर को। सब और ख़ास तौर से औरतें, लड़कियां इनका इस्तकबाल करने को खड़े हुए हैं। ये भी एक तस्वीर है, हंसी और खुशी। मैं आपको दिखाता हूँ। हम यमन की खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक जाइए, बस 2 खबरें और अहम हैं। लेबनान के अल-मनार कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया है कि जैसे ही दुश्मन इजरायली फ़ौज निकल रही थी कुछ इलाकों से, उन्होंने पूरी रोड को खोद डाला। आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। 2 बुलडोज़र चल रहे हैं, एक इस तरफ सड़क के इस किनारे को खोदता चल रहा है और एक उस तरफ को, ताकि कभी भी यहाँ पर से कोई गाड़ी आराम से ना गुजर सके। और अगर उन्हें इस रोड को दोबारा बनाना हो तो करोड़ों रुपए उनके खर्च हो जाएं। क्या ये पागलपन, दीवानापन, सिर्रीपन कहलाएगा? आप इस रोड को क्यों खोद रहे हो? कोई बता पाएगा किस लिए आईडीएफ खोद रही है? सिर्फ तबाह कर देने के लिए। क्या हम जा तो रहे हैं, लेकिन सनम तुम्हें ऐसी चोट देकर जाएंगे कि तुम्हारी जेब ढीली हो जाएगी। एक पूरी कई किलोमीटर तक की रोड को खोद दिया गया। कोई बताएगा ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी को तबाह कर देना कसदन जानकर वॉर क्राइम है? वॉर के दौरान अब चूंकि सीज फायर है तो सीज क्राइम कहलाएगा क्या? वॉर क्राइम है। बुलडोजर ने पूरी सड़क उधेड़ दी। वादी अल हुजैर और अल सलूकी का यह इलाका है लेबनान का, यहां से विड्रॉ किया फोर्स ने। तो फिर उनका हम जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ तो निशानी छोड़कर जाएं। याद कैसे करोगे? आईआरजीसी ने एक एजेंट पकड़ा है जो विदेशों के लिए जासूसी कर रहा था। बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है और आईआरजीसी ने बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी कुछ क्रैकडाउन किया था। अभी फ़िलहाल ये बताया जा रहा है जो प्रोविंस है ईरान में, अर्दबिल, वहाँ पर इस जासूस को पकड़ा गया है। इससे अभी बहुत सी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं कि भैया और क्या क्या तुमने जो है क्या क्या अब तक भेज दिया है, किसे किसे भेजा है, बताओ। तुर्की के बारे में खबर है जो मैं कई दिनों से वीडियो देख रहा था। अब उसके बारे में कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज जो है वो कंफर्म कर रही हैं कि तुर्की जो है अपना स्टील डोम, इजराइल के पास आयरन डोम है, अर्दोगन बाबू के पास स्टील डोम है, उन्होंने अपना स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया में डिप्लॉय करने का मन बनाया है अर्दोगन बाबू ने। और अंकारा जो है वो अपने फुट होल्ड जमा लेना चाहता है सीरिया में पूरी तरीके से। ऐसा यूँ समझिए कोई किसी से शुक्रिया कहने वाला और उससे पहले वो सामने वाला जिसे शुक्रिया मिलना है वो फिर से कुछ उसकी जेब में रख दे, तो वो आदमी कहेगा अरे यार ये क्या आदमी है, मैं तो पहले का शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, ये तो दूसरा उसने एहसान कर दिया। वही कुछ एर्दोगन एसटीएस के साथ, सीरिया के नए निज़ाम के साथ कर रहे हैं। वो शुक्रगुजार हैं कि तुर्की ने
انہیں پاور میں بیٹھایا لا کر پوری مدد کی، اور اب اردگان وہی کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے کہ میں نے جس کی مدد کی اسے اب کسی اور کے پاس نہیں جانے دینا ہے، اپنے ہی آبھا منڈل میں، اپنے ہی اثر اور رسوخ میں رکھنا ہے۔ سر، یمن کی خبریں۔ آئی ایف نے، اسرائیلی ایئر فورس نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے یمن پر، اور ہاؤتھیز کے کئی علاقوں کو دہلا دیا ہے، خاص طور سے راجدھانی سنا اور حدیدہ جو ان کا پورٹ ہے وہاں پر حملہ کیا ہے۔ حدیدہ پورٹ، سنا ایئرپورٹ، سب جگہ حملہ کیا ہے۔ جب میں خبریں پڑھ رہا ہوں 4 لوگ مارے جانے کی خبر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے جیروسلم پوسٹ کی خبر میں کہ آئی ایف کنڈکٹس لارجسٹ اسٹرائک آن ہاؤتھی ٹارگیٹس سنس آؤٹ بریک آف دا وار۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلا سب سے بڑا حملہ ہے۔ نیتن یاہو نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل از جسٹ گیٹنگ اسٹارٹڈ ود دا ہاؤتھیز۔ اسرائیل نے تو بس ہاؤتھیز کے ساتھ ابھی شروعات کی، ابھی آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا، یعنی کوئی یہ فائنل حملہ نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے، ابھی ہاؤتھیز پر اور بھی حملے ہوں گے۔ المسیرہ چینل جو ہے ہاؤتھیز کے علاقوں سے چلتا ہے یمن کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہم پر ہوا ہے ہم اس کا انتقام لیں گے، بھرپور طریقے سے لیں گے۔ اور پولیٹیکل بیورو آف انصار اللہ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگریسو ایئر اسٹرائکس جو ہوئی ہیں یمن پر وہ ہمیں غزہ کا سپورٹ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تم یہ سوچو گے ہمارا بڑا نقصان کر دو گے تو نہیں۔ ایئرپورٹ سر تباہ ہو گیا ہے، یمن کا ایئرپورٹ سنا کا تباہ ہو گیا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول جو ہوتا ہے نا ٹاور، وہ پورا تباہ ہو گیا ہے۔ کئی پلینز، فائٹر جیٹس جو 50 سال پرانے یمن کے پاس تھے ان کے بھی تباہی کی خبر ہے، 2-4 ایسے ہی۔ بڑا حملہ ہوا ہے، حدیدہ پورٹ پورا جل اٹھا ہے، پورا جل اٹھا ہے۔ یو ایس اسسٹڈ اسرائیلی اٹیک آن یمن ہٹ سنا ایئرپورٹ ڈیورنگ یو این وزٹ۔ اب یو این کی وزٹ ہو رہی تھی، یونائٹڈ نیشنز کے ایک ڈیلیگیشن وزٹ کر رہا تھا اس وقت یمن کی راجدھانی سنا میں جب اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں۔ اور یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں المائدین میں، یہ اصلی فوٹو ہے۔ یہ 26 دسمبر کو جو شام کے وقت حملہ کیا گیا ہے سنا پر، آپ شام کا اندھیرا چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں کس لیول کی آگ لگی ہے۔ ان کے آئل ڈپوٹس جو ہیں ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے، آئل فیسلٹیز کو۔ کتنی بڑی آگ لگی ہے، بہت بڑے لیول کی تباہی ہوئی ہے۔ ابھی پوری رپورٹ سر ابھی بھی باہر نہیں آ پائی ہے، کئی گھنٹوں بعد بھی۔ اور آپ عرب اور اسلامک اسٹیٹس جو ہیں، عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان سب نے یمن کے اوپر ہوئے اس اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ کہا ہے کہ اس پورے خطے میں اس سے ٹینشن بڑھے گی سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ لیکن کون سننے والا ہے، کون ماننے والا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 26 دسمبر کو ہوئے حملے میں یہ ایئر کنٹرول ٹاور ہے جو ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، جہاں سے اوپر بیٹھ کے دیکھا ابے کہاں چلے، ایسا نہیں، وہ والا، یہ اسے تباہ کر دیا تاکہ ڈسٹرب ہو جائے پورا ایئر ٹریفک۔ کوئی کسی کو بتا ہی نہیں پائے گا کون سے پلین کون سے رن وے پر ہے، کہاں لینڈ کرنا ہے، کہاں کیا، کچھ نہیں پتا۔ ایک طریقے سے ان کی وہ کنڈکٹر والی نظر ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، خیر، کلینر، کنڈکٹر، جو بھی آپ کہہ لیں، ہیلپر۔ ایران نے بھی سیریا پر اور یمن پر حملے جو کیے ہیں اسرائیل نے، خاص طور سے یمن پر، اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اسکیلیشن یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کی نیت کیا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور وہ ایک بڑی جنگ بھڑکانے سے رکنا نہیں چاہتا۔ آئی ڈی ایف نے اس فوٹو کو شیئر کیا۔ بینجامن نیتن یاہو، ہرزی الیوی اور ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس بیٹھے ہوئے ہیں جب حملے ہو رہے تھے یمن کے اوپر، تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ چیف آف اسٹاف آف ایئر فورس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پھر سے ایک بار یہ پروف کر دیا ہے، آئی ڈی ایف نے اپنی کیپیبلٹیز کو پروف کر دیا ہے کہ دشمن اسرائیل کا چاہیں جتنی دور ہو، کتنے بھی 1000 کلومیٹر ہو، 2000 کلومیٹر تو یہی ہے، وہ ہزاروں کلومیٹر کیوں نہ ہو، ہم اسے جا کر گھیر کر ڈھونڈ کر ماریں گے اور ہر طریقے سے اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ یہ حملے تب ہوئے جب ہر بار، ہر جمعرات کی طرح اس جمعرات کو بھی انصار اللہ موومنٹ کے جو سپریم لیڈر ہیں ملک الحوثی، وہ جب عبد الملک الحوثی جب وہ اسپیچ دے رہے تھے، جب وہ اپنی تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر ٹی وی پر چل رہی تھی، اس دوران اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں۔ فی الحال انہوں نے یہی کہا اپنی بیان میں کہ یمن کی ہائپرسونک میزائلز نے
ہمارے دشمن اسرائیل کو چوکا کر رکھ دیا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ اب کتنی اور میزائلیں اور ڈرون داغیں گے؟ ابھی میرے پاس خبر ہے کچھ میزائل کو ڈرون داغے ہیں، پختہ نہیں ہیں، لیکن اس لیے میں نے آپ کو ہیڈ لائن نہیں دکھائی، لیکن پھر بھی داغی ہیں یا داغیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ کرتے ہیں تھوڑا بہت کچھ نقصان ہوتا ہے، وہ آتا ہے پوری کی پوری فیسلٹیز اڑا کر چلا جاتا ہے۔ یا تو یہ جنگ ایک فل لیول پر ہوگی یا تو یہ جنگ بند ہوگی، کیونکہ اس میں یمن کا ہی بڑا نقصان ہے۔ حالانکہ یمن کے حوثیز ان کے لیے لڑ رہے ہیں جن کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔